Welcome students to your first class of computer science, and today we will see the chapter programming methodology, and one by one we will move on to the topic. So for today our topic is stages of program development. So let's get started. Planning for software development and controlling the development process is called programming methodology. जैसा कि स्टेटमेंट में आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है और उसे कंट्रोल्ड वे में डेवलप करने के लिए जो भी तरीके यूज़ होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के अंदर आते हैं। और हमारे जो भी प्रोग्राम्स जो हम डेवलप करते हैं, मेन उसका पर्पस ये होता है कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप अभी देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में सारे चीज़ों को ऑनलाइन बनाने के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स एडमिशन, एग्जामिनेशन और जो भी रिजल्ट के प्रोसेसिंग्स हो रहे हैं, ये सब काम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए और उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। फिर ये जाकर के सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप हो पाता है कि वो आम लोगों तक यूज़ किया जा सके और वो सबके लिए आसान हो और समझ सके हर एक लोग और इस्तेमाल कर सके। आप लोग अपने एडमिशन के प्रोसेस के दौरान भी देखे होंगे कि वो सारा फर्स्ट पेज जो भी आप देख पा रहे होंगे या जो भी डिटेल्स फिल कर रहे होंगे, तो वो डिटेल्स जो भी आप फिल करते हैं, वो आप एक यूज़र होकर के सारे डिटेल्स को उसमें डालते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें आप उसमें डिटेल्स डाल रहे हैं वो कहाँ रिसीव हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, कैसे वो डिटेल्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पा रही है, कैसे वो प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए सोचना होता है और ये देखना होता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो काम वो पूरा हो सके। जहाँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोसेस जो हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, यही प्रोग्रामिंग कहलाता है, जिसमें हम चीज़ों को कैसे यूज़र से रिसीव कर रहे हैं, कैसे उससे हम कैटेगरी में बांट रहे हैं। जैसे एग्जामिनेशन के लिए रिज़ल्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कितने बच्चे कितने परसेंटेज के एवरेज निकालने के लिए या कैसे उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, तो वो सारे चीज़ों को कोडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू आज इजी बना दिया गया है कि वो फास्ट हो सके हमारा काम। तो वो थॉट प्रोसेस और वो थॉट को फिर आपके सॉफ्टवेयर में बदलना, ये सारी चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं, जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके ये सारे कोडिंग्स को करके हम लोग कैसे कामों को करते हैं, ये हम लोग इन चैप्टर्स में भी सीखेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं वो क्या है। Stages of program development. In program developing process, these are the stages which is to be taken. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, आउटलाइनिंग द सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम, कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एंड प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो प्रोग्राम डेवलप करने से पहले सबसे पहला प्रोसेस जो हमें करना है वो है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। Generally, programmers omit this step, but
This step is absolutely necessary for creating workable solution. हम इस स्टेप को, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम स्टेप, जो बहुत बार प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को बना रहे हैं या हम जो प्रोग्राम जानते हैं और हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये स्टेप को ज़रूर ध्यान में देना है, क्योंकि जितना बेहतर हम अपने प्रॉब्लम को समझेंगे उतना ही बेहतर हम अपने सॉल्यूशन को दे पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट, ही शुड नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देन अकॉर्डिंगली ही विल बी गिविंग द मेडिसिन्स सो दैट द पेशेंट कुड बी वेल सून. अगर कोई डॉक्टर उसके प्रॉब्लम को ही नहीं जानता कि प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले सारे स्कैनिंग, ब्लड टेस्टिंग है और वो सारे प्रोसेस क्यों किए जाते हैं, ताकि पहले प्रॉब्लम क्या है वो पता चले. उसे टाइफाइड है या मलेरिया है या क्या प्रॉब्लम है वो पता चले, और फिर उसे ट्रीट करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. उसी तरह हम भी अपने प्रॉब्लम को समझते हैं कि यूज़र क्या चाह रहा है. उसे अपने कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करना है, उसके लिए उसे सॉफ्टवेयर चाहिए. या हमारे स्कूल कॉलेजेस में जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, एडमिशन के फॉर्मेट्स होते हैं, आपके रिज़ल्ट प्रोसेसिंग के फॉर्मेट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही स्टेप्स को ध्यान से देखना होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझने के बाद कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल करना है, वो हम स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से, बारीकी से इसमें, और फिर उसे डिफ़ाइन करते हैं, और ताकि हम उसके लिए अच्छे सॉल्यूशन को ला सकें. Before working on a project, the programmer should fully understand what exactly the user wants to do. तो ये हम प्रोग्राम को पहले पॉइंट में, प्रोग्राम डेवलपमेंट के पहले पॉइंट में हम डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, इस स्टेज से होकर गुजरते हैं. और जैसे ही हम प्रॉब्लम को समझ जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, फिर हम इसके दूसरे स्टेज में जाते हैं, वो है आउटलाइनिंग द सॉल्यूशन. द प्रोग्राम इज जनरली नॉट डूइंग अ सिंगल टास्क. उसमें बस एक ही काम नहीं होता प्रोग्राम में. अ प्रोग्राम इज बिल्ट अप ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉड्यूल्स. द डिफरेंट मॉड्यूल्स आर रिटन बाय मेनी प्रोग्रामर्स. व्हेन द प्रोजेक्ट्स are executed involving a number of programs and programmers, it becomes extremely important to specify both the responsibilities of each task and how these individual tasks are acting in a program. So it has to be ensured that the piece being developed separately are integrated into a whole system. अब इस बिंदु में, जो भी हम इस पॉइंट में ये देख पा रहे हैं कि आउटलाइनिंग द सॉल्यूशन का क्यों ज़रूरी है, इस स्टेज में क्या काम है. तो जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो बस एक काम को नहीं करता, वो बहुत सारे कामों को करता है. और जब ये प्रोग्राम्स बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रोग्रामर के द्वारा ही बनाया जाए. यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है, और वो अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग प्रोग्रामर काम कर रहे होते हैं. अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम लोग कॉलेज के ही डिपार्टमेंट्स को ले लें, एडमिशन प्रोसेस भी उसमें होता है, आपके जो भी मैंने बताया कि रिजल्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है, तो वो बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए. और अगर उसे डिपार्टमेंट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और तो वो सारे बहुत सारे मॉड्यूल्स उसमें आते हैं. तो ये एक प्रोग्रामर के लिए लेंदी प्रोसेस है. सो वो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए, बड़े सॉफ्टवेयर के लिए जिसमें बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व्ड हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामर्स उस पर्टिकुलर काम को, अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग टास्क के लिए बनाएंगे. स्मॉल मॉड्यूल्स में बांट दिया जाएगा और फिर फाइनली उसे मर्ज कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा. तो वो सीक्वेंस जिस फॉर्मेट में वो इंटीग्रेट होना चाहिए वो भी प्रॉपर इंटीग्रेट
हो पाए, वो कौन से मॉड्यूल्स कहाँ होंगे, कौन से मॉड्यूल्स पहले होंगे, कौन से मॉड्यूल्स किस वे में सेट किए जाएंगे कि वो पूरा जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे तरह से इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक सिस्टम को बना पाए। तो ये आउटलाइनिंग द सॉल्यूशन का एक आउटलाइन बनाना होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें, कितने मॉड्यूल्स में हम इसे बांट सकते हैं और फिर कैसे उस पूरे मॉड्यूल्स को वापस से जोड़ करके एक सिस्टम का काम हो पाए। ये हमारे दूसरे स्टेज में होता है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स में उसे डिवाइड किया और उसे कैसे हम कितने मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं और टास्क को कैसे वापस इंटीग्रेट होगा, ये सारे आउटलाइनिंग करने के बाद हम आते हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में उसे बनाने के लिए। ये आपका एक चैप्टर भी है जिसमें आप पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम्स कैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे इस स्टेज में ये होता है कि the previous two steps are used to do the primitive work for program solving. The three step is to represent the problem in the algorithmic way which is designed by the programmer. This step is extremely important because it describes the details of the proposed problem एंड इट्स सॉल्यूशन। ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देता है कि काम कैसे होने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड वे में। जैसे आप एक बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो बनने से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट या उसका जो नक्शा हम कहते हैं वो बनाया जाता है कि ये एग्जैक्टली घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है, वो बिल्डिंग के पूरे कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो कैसा बनने वाला है। वो स्टार्टिंग टू एंड बनाने से पहले ही जो भी बिल्डर होते हैं उसे पता होता है और उस वे में वो सारे कामों को कराते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी वो सारी चीज़ें पहले से स्केच आउट करके एल्गोरिदम के फॉर्म में जिसमें बहुत सारे चीज़ों को एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली स्टेप्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को एल्गोरिदमिक वे में। ओके, तो ये स्टेप में सारी चीज़ों को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जब हमारे पास सारे स्टेप्स बन गए कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने वाले हैं, वो सारे चीज़ हमें जब मिल जाते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ओके, और ये कोडिंग के लिए ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं हमारे कोडिंग्स को करने के लिए। हमारे कमिंग डेज में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कोडिंग में होता क्या है, आफ्टर डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम एंड स्केचिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द एल्गोरिदम, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कोड द प्रोसेस। बिफोर डूइंग द कोडिंग प्रोसेस द प्रोग्रामर हैज़ टू चूज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये कोडिंग करने के लिए जैसा मैंने बताया आपको एक कंप्यूटर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जिससे कंप्यूटर समझ सके, सिस्टम समझ सके। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया C++ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोडिंग करना हम लोग सीखेंगे जिसमें हम उसकी भाषा में, सिस्टम की भाषा में हम उसे समझाएंगे कि क्या करना है। यूज़र से ये डिटेल लेना है, उसे स्टोर करना है कहीं, और उसे अगर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी डिटेल्स हम नंबर्स ले रहे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हम आने वाले समय में बनाएंगे तो वो और क्लियर होगा। तो ये कोडिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की यूज़ करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जिसे कहते हैं। और फिर जो भी सॉल्यूशन है उसे वैसा काम कराने के लिए हम हर एक चीज़ को कोड करते हैं। ओके, इट्स लाइक आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं स्टैंड अप, और फिर अगला इंसान इंग्लिश नहीं जानता, उसे हिंदी आती है,
तो वो उसके लिए आपको उसे ट्रांसलेट करके बताना होगा कि खड़े हो जाइए। तो बिल्कुल वैसा ही जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया वो हम अपने समझ के अकॉर्डिंग यहाँ तक जो भी समझे और बनाने का कोशिश, उसके स्टेप्स को बनाने की कोशिश हमने की, तो उसी को अब कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर जो सिस्टम को समझाना है, तो उसके लिए हम कोडिंग करेंगे। ओके, अब सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे चीज़ों को जब हमने कोड कर लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है डीबगिंग। डीबगिंग में क्या होगा? द प्रोग्रामर हैज़ टू लोकेट एंड करेक्ट द एरर्स। और इस डीबगिंग में एरर्स को हमें करेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत लंबे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में बांटे जा रहे हैं, फिर उसे हम कोड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारे चीज़ कोडिंग में बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि इसे करने वाला कौन है? प्रोग्रामर है, एक कोई इंसान ही है। तो जो भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या फॉर्मेट में मिस्टेक, तो बहुत सारे एरर्स होते हैं जो हम देखेंगे कि कैसे कैसे एरर्स आते हैं। तो ये एरर्स को चेक किया जाता है, और ये सारे एरर्स को जब रिमूव हो जाए तब हमारा प्रोग्राम रेडी होता है कि हम उसे काम में लाएं। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना होता है? टेस्टिंग करना होता है, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। एरर करेक्ट करने के बाद हम टेस्टिंग और वैलिडेशन करते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज द होल प्रोग्राम इज़ यूजलेस until this procedure is correct, gives correct result. ओके, यहाँ पे अगर सारे चीज़ जो भी स्टेजेस से होकर के चीज़ें गुजरी, कोडिंग हुआ, डिबगिंग होगा, लेकिन जब टेस्टिंग किया जा रहा है और टेस्टिंग के वक्त आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि 2 नंबर, जैसे कैलकुलेटर का कोड लिखा है कैलकुलेशन के लिए कि 2 नंबर ऐड हो, ठीक है, और 2 नंबर आपने यूज़र से लिया या जैसे भी आपने इनपुट किया, और फिर आप चाहते हैं उसे ऐड करना। तो वो ऐड करना आपने सोचा, सारे चीज़ों को आपने बनाया, और वो ऐड करने पे जब टेस्टिंग हो रहा है तो जैसे ही 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो वो गलत रिजल्ट दे या कुछ और रिजल्ट दे जो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ऐड करना चाहा तो 2 + 2 4 आना चाहिए, और अगर मान लेते वो 5 आ रहा, 6 आ रहा है, यानी वो आउटपुट रॉन्ग है। तो टेस्टिंग के वक्त रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो प्रोग्राम जैसा काम करना आप चाह रहे थे, जैसा यूज़र का रिक्वायरमेंट था, वैसा जैसा बना रहे थे, वैसा अगर नहीं बन पा रहा है, वैसा अगर नहीं दिख पा रहा है, तो फिर सारा स्टेप्स जो पहले आपने किया वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए सारे चीज़ों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ओके, फिर आफ्टर डिबगिंग अ प्रोग्राम द मेन जॉब ऑफ अ प्रोग्रामर इज टू टेस्ट that the results are correct, and it does the same in all cases. Also, the program gives proper error message when the input data is wrong. यहाँ पर क्योंकि आप प्रोग्राम बनाए हैं तो आपको मैसेजेस भी देने हैं प्रोग्राम में कोड करके, कोडिंग के दौरान वो मैसेजेस को भी देने हैं जो आप चाहते हैं कि यूज़र करे, और यूज़र अगर कुछ गलत डाले तो आप उसके लिए भी प्रॉपर मैसेजेस को देते हैं कि ये रॉन्ग है। जैसा कि आप अपने एटीएम के यूज़ करते वक्त भी आपने देखा होगा कि आप अगर गलत पिन डालें या गलत डिटेल्स जो भी एंटर डालते हैं तो इनवैलिड एंट्री या कुछ वैसा मैसेज आपको मिलता है जिससे आप समझ जाए कि आपने कुछ गलत किया है। हाँ, अगर एटीएम की मशीन को आप जो भी यूज़ करते हैं तो वो ऐसा बनाया गया है कि आप समझ पाए, एंटर द पिन, वो मैसेज देता है कि पिन डालिए, तब आप पिन डालते हैं, गलती हो गई तो फिर वो एरर मैसेज देगा कि इनवैलिड पिन। तो ये सारे प्रोसेस यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि यूज़र समझ सके कि उसे करना क्या है हर एक चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त। तो उस एटीएम मशीन के लिए भी सारे चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया गया उस तरह से, तो वही प्रोग्राम को कोड किया जाता है और ये सारे स्टेजेस से हो करके उसे भी गुजरना पड़ा होगा। ओके, और फिर फाइनली जब वो
सक्सेसफुल रिजल्ट देने लगे, आपका जो भी कोडिंग्स है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो सही आउटपुट्स दे रहा है, सही रिजल्ट्स दे रहा है, तो फिर वो आपके इस्तेमाल के लिए रेडी होता है। फिर भी एक लास्ट स्टेज जो होता है वो करना होता है, वो है प्रोग्राम मेंटेनेंस। द प्रोग्राम आर नॉट static in nature and they frequently become outdated as error are discovered. New problems needed to be solved. Review are needed when new equipment become available. So the development of program may be done by one programmer and the modification by another programmer. So the programmer who is involved in the modification has to read the source code and has to understand it. So the program written should be well documented, clear and systematic so that anyone can easily understand it and do the modification. ये लास्ट स्टेज ज़रूरत पड़ती है तब जब बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स या नए सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल जब हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ को अपडेट करना पड़ता है। जैसे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, छोटे ऐप्स यूज़ कर रहे होंगे, बहुत बार वो अपडेट होते रहता है। ओके, बहुत सारे उसे अपडेट की रिक्वेस्ट आपको मिलती होगी, तो वो अपडेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू फीचर्स में भी ऐड होते हैं, और फिर उसके लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको आपके एप्लीकेशन को अपडेट करना होता है। तो ये प्रोग्राम मेंटेनेंस के अंदर आता है। जब आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को आप चेंजेस करें और नए चीज़ उसमें लाएं, या कुछ नए एरर्स आपको उसमें नज़र आए कि ये शायद एरर है, और तो आप उसे चेक करें, उसे करेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। और क्योंकि ये जो नए चेंजेस है या नए मॉडिफिकेशंस है जो आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वही प्रोग्रामर इसमें चेंजेस करे जिसने इसे बनाया हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सोर्स कोड यानी जो कोड बनाया गया है वो इतना प्रॉपर हो कि उसे अगर कोई भी नया प्रोग्रामर, कोई दूसरा प्रोग्रामर भी देखे तो उसे समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या है, वो उसे क्लियरली समझ पाए, और ताकि जो भी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है वो किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट में। Hope you got it, and next one by one we will see the topics and we will come to know more about it. So all the best and make the notes of it point wise. You can write the notes and we will see the next topic in next lectures. Thank you. God bless you all.